नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अभी परसों ही मैंने कांग्रेस पार्टी की बात की थी, आज फिर बात करने की ज़रूरत पड़ रही है। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कौन वहां जिम्मेदारी लेता है, कौन फैसले लेता है, ये समझना बड़ा मुश्किल हो गया है। और कांग्रेस की बात इसलिए कर रहा हूं कि इतनी गिरी हुई हालत में भी कांग्रेस अभी भी देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। चाहे आप वोट शेयर की दृष्टि से देखें, आप लोकसभा में सीटों की संख्या की दृष्टि से देखें, या अलग अलग प्रदेशों में उसके जनाधार जो भी बचा हुआ है जहां, उसकी दृष्टि से देखें, तो मुझे कांग्रेस पार्टी में आजकल जो कुछ हो रहा है उसको देखकर एक पक्षी की याद आती है। उसका नाम है फ्लेमिंगो। आपने भी शायद सुना होगा। बड़ा खूबसूरत पक्षी होता है, लेकिन उसमें एक प्रवृत्ति होती है जिसको रिसर्चर्स आज तक समझने की कोशिश कर रहे हैं, वैज्ञानिक पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक, कि आखिर मामला क्या है। होता यह है कि अचानक एक दिन झुंड में फ्लेमिंगो पक्षी जो है सबसे ऊंची पहाड़ी तक, जहां तक वो पहुंच सकते हैं, पहुंचते हैं और एक साथ छलांग लगा देते हैं, नीचे आत्महत्या कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी में भी कुछ वैसा ही नजर आ रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी, वो तो लगता है कांग्रेस खुद ही देश को कांग्रेस से मुक्त कराना चाहती है। जिस दिशा में और जिस तरह से पार्टी बढ़ रही है, अभी तक कांग्रेस पार्टी को देश की सत्ता की स्वाभाविक पार्टी माना जाता था। ये माना जाता था कि सत्ता में बहुत सहज होती है कांग्रेस। और एक समय जनसंघ जब थी, उन दिनों की बात कर रहा हूँ, उस समय कांग्रेस का नारा होता था जनसंघ और समाजवादियों के खिलाफ, खासतौर से जनसंघ का जो चुनाव चिन्ह था दीपक, उसको लेकर कि इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं। वहाँ से जो रास्ता तय किया है कांग्रेस पार्टी ने, आज उसकी स्थिति ये हो गई है कि वो सरकार चलाने में भी अक्षम नजर आ रही है। 2014 में मोदी के राष्ट्रीय पटल पर आने के बाद, राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद, ऐसा लगने लगा था कि कांग्रेस चुनाव जीतने में अक्षम होती जा रही है। उसके नेताओं की वोट जुटाने की क्षमता जो है वो लगातार कम होती जा रही है, घटती जा रही है। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस सरकार चलाने में भी अक्षम नजर आ रही है। अगर लोग बनवा भी दें सरकार, तो वो चला पाने में सक्षम नहीं नजर आ रही। जब ये कहा जाता था कि कांग्रेस सत्ता की स्वाभाविक पार्टी है, तब ये भी कहा जाता था कि वो विपक्ष की भूमिका ठीक से नहीं निभा पाती। अब हालत ये हो गई है पार्टी की कि न तो वो विपक्ष की भूमिका निभा पा रही है, न सत्ता पक्ष की भूमिका निभा पा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस के अलग अलग राज्यों में चल रहे असंतोष की। छत्तीसगढ़, 3/4 बहुमत दिया छत्तीसगढ़ के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को। मुख्यमंत्री के 2 दावेदार थे, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव। दोनों बनना चाहते थे मुख्यमंत्री, उस समय दबाव था। तो अब देखिए, नेतृत्व की कमी यहां से उजागर होना शुरू होती है। अच्छा नेतृत्व वो होता है जो समस्या का उसी समय समाधान करता है, और ऐसा समाधान करता है जो लंबे समय तक चल सके। चले नहीं चले वो अलग बात है, लेकिन ये दृष्टि में रखकर फैसला करता है कि वो चले। उस समय समस्या को टालने के लिए, और केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, राजस्थान में भी यही समस्या थी। सचिन पायलट 5 साल तक गांव-गांव धूल फांकते रहे, पूरी ताकत लगा दी पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने में। उस समय तक, उन 5 सालों में अशोक गहलोत कहीं नहीं थे। वो यहाँ केंद्र में राहुल गांधी के राजनीतिक सलाहकार बने हुए थे, महामंत्री थे पार्टी के, और बड़ी प्रमुख भूमिका में थे, लेकिन राजस्थान की राजनीति से बाहर थे। लेकिन जब चुनाव का नतीजा आया, सरकार बनने की स्थिति आई, तो केंद्र से अशोक गहलोत को भेज दिया गया। सचिन पायलट की शिकायत ये थी कि बताइए मुझे और क्या करना चाहिए कि मैं मुख्यमंत्री बन सकूं, आप मुझे मुख्यमंत्री बना सके। कोई जवाब नहीं था। कहा गया कि आप थोड़े दिन रुक जाइए, उसके बाद आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में कहा गया भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव से कि 2.5 साल का फार्मूला होगा। 2.5 साल भूपेश बघेल रहेंगे और 2.5 साल टीएस सिंहदेव रहेंगे। दोनों मान गए।
अच्छी तरह से सरकार चलाने लगे, दोनों मिलजुल कर चला रहे थे। टीएस सिंहदेव ने एक दिन भी मुख्यमंत्री के खिलाफ या असंतोष की कोई बात नहीं कही। यही स्थिति मध्य प्रदेश में थी। चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, मेहनत उन्होंने की, वोट उनके नाम पर मिले। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की सुनकर उनके दबाव में कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया। नतीजा ये हुआ कि आज वहाँ सरकार नहीं है। कर्नाटक में यही स्थिति है। कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में झगड़ा चल रहा। आप कोई भी यूनिट उठाकर देख लीजिए कांग्रेस पार्टी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, वहाँ कोई न कोई झगड़ा चल रहा है। और झगड़ा क्यों चल रहा है? आज भूपेश बघेल आए हुए हैं दिल्ली, फिर से बुलाया गया, अभी आए थे फिर दोबारा बुलाया गया है। टीएस सिंहदेव यहीं जमे हुए हैं। भूपेश बघेल अपने समर्थक 35 विधायकों को भी लेकर आए हैं। तो ये झगड़ा खत्म क्यों नहीं हो रहा है? बात यह है कि किसी भी पार्टी में, किसी भी संगठन में विवाद, आपसी प्रतिद्वंदिता, राग द्वेष ये चलता रहता है। ऐसी कोई पार्टी संगठन नहीं हो सकता जहां ये न हो। लेकिन उन पार्टियों में या उन संगठनों में स्थिति गड़बड़ नहीं होती या स्थिति जो है संकटपूर्ण नहीं होती, क्योंकि वहाँ की जो लीडरशिप है उसकी कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की क्षमता होती है, विवाद को सुलझाने की क्षमता। और विवाद को सुलझाने की क्षमता आती है दो चीज़ों से। एक, अब अगर आप राजनीतिक पार्टी की बात कर रहे हैं तो राजनीतिक समझ कि राजनीतिक दृष्टि से क्या ठीक होगा, संगठन के लिए क्या हितकारी होगा। अगर प्रदेश की सरकार है, प्रदेश के बारे में फैसला कर रहे हैं तो वहाँ के बारे में क्या क्या पार्टी के लिए लाभदायक होगा, प्रदेश के लिए क्या लाभदायक होगा, पार्टी की जो विचारधारा है उसके अनुसार क्या फायदा नुकसान होगा। इन बातों का आकलन करता है हाईकमान या जो भी शीर्ष नेतृत्व है। उसके बाद वो एक सबसे बात करता है और एक फैसला लेता है, फैसला सुनाता है, वो माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्यों ऐसा होता है कि किसी हाईकमान का फैसला माना जाता है, किसी का नहीं माना जाता? वो इसलिए कि उस हाईकमान का फैसला माना जाता है जिसमें क्षमता हो अपने फैसलों को लागू कराने की, जिसमें क्षमता हो पार्टी को आगे ले जाने की, जिसके नेतृत्व में पार्टी के लोगों को अपना भविष्य नजर आ रहा हो। उस नेता की बात या उस शीर्ष नेतृत्व की बात सुनी जाती है। लोगों को पता होता है, खासतौर से चुनावी राजनीति की बात करें तो ये पता होता है कि हमको अगर विधानसभा लोकसभा का टिकट मिलेगा तो हमको वोट दिलाने वाले ये नेता है, ये हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है ये हमको जिता कर लाएगा। तो इसलिए वो वफादारी होती है, लॉयल्टी होती है, कमिटमेंट होता है। दूसरा, पार्टी की विचारधारा के प्रति जो कमिटमेंट होता है। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर वही होता है जो कांग्रेस में हो रहा है। देखिए, कविता है रामधारी सिंह दिनकर की, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो जिसके पास ताकत होती है, और डेमोक्रेसी में, जनतंत्र में, खासतौर से संसदीय जनतंत्र में ताकत उसके पास होती है जिसके पास वोट होता है, जो वोट दिलाने की क्षमता रखता है। गांधी परिवार के तीनों चेहरे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, तीनों में ये क्षमता नहीं रह गई है। इनके नाम पर अब वोट नहीं पड़ता। अगर इनके नाम पर वोट पड़ता तो राहुल गांधी अमेठी की लोकसभा सीट नहीं हारते। ये बात कांग्रेस के कुछ लोगों को तो समझ में आ रही है। ये जो G23 बना है वो ऐसे ही नहीं बना है। ये जो नेता उसमें हैं ये सब पके पकाए नेता हैं। इन्होंने लंबी राजनीति देखी है। उनको दिखाई दे रहा है कि आगे क्या होने वाला है। उनको समझ में आ रहा है कि इस नेतृत्व को लेकर पार्टी आगे नहीं जा सकती। इस नेतृत्व के रहते पार्टी आगे नहीं जा सकती, ये तो एक बात है, यहां तक गनीमत है। इस नेतृत्व के रहते पार्टी और नीचे जाएगी दिन पर दिन, इसलिए बदलाव चाहते हैं। लेकिन सोनिया गांधी हर हालत में पार्टी को परिवार के अंदर रखना चाहती हैं। समस्या यहां हो रही है। अब देखिए, 4 राज्य
उसमें कांग्रेस पार्टी ने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए 3 नीतियां अपनाई। राज्य कौन से हैं? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। मध्य प्रदेश में ये फार्मूला अपनाया है कि जो इनकम्बेंट है, जो मतलब कमलनाथ जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके साथ जाया जाए, उनका साथ दिया जाए, ज्योतिरादित्य का साथ न दिया जाए। ये पार्टी हाईकमान ने तय किया, नहीं चला, सरकार चली गई। तो पंजाब में इसका उल्टा किया कि जो डिसिडेंट है, जो विद्रोही है, उसका साथ दिया जाए, सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। वहाँ हालत ये हो गई है तो सिद्धू के सलाहकारों को निकालना पड़ रहा है, देश विरोधी बयान दे रहे हैं। वहाँ चेतावनी देनी पड़ रही है सिद्धू को। सिद्धू पलटकर चेतावनी अब पार्टी हाईकमान और कैप्टन अमरिंदर सिंह दोनों को दे रहे हैं कि अगर मुझे फैसला नहीं लेने दिया गया तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। तो किसकी ईंट बजाएंगे? फैसला लेने से उन्हें कौन रोक सकता है? या तो कैप्टन अमरिंदर सिंह रोक सकते हैं, या सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा रोक सकती हैं। तो इनमें से किसकी ईंट से ईंट बजाना चाहते हैं? तीसरा फॉर्मूला अपनाया कांग्रेस ने, वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, कि दोनों पक्षों को जो है हवा में झूलने दो, ना हम इसके साथ हैं ना उसके साथ हैं। अगर सोनिया गांधी या राहुल गांधी एक बयान दे दें कि छत्तीसगढ़ में कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, या तो सब शांत हो जाएंगे या विद्रोह होगा, लेकिन कोई एक फैसला तो ले। इसी तरह से राजस्थान में स्थिति बनी हुई है। 2 बार चुनाव के बाद वादा किया गया सचिन पायलट से, वो पूरा नहीं किया गया। उसके बाद जब उन्होंने विद्रोह किया, उसके बाद उनको मनाया गया, उनको आश्वासन दिया गया। तो कोई वादा पूरा करना तो दूर है, अशोक गहलोत मिलने को भी तैयार नहीं है, सचिन पायलट के लोगों को एडजस्ट करने को तैयार नहीं है, और यहां तक कि वो दिल्ली आकर हाईकमान से बात करने को भी तैयार नहीं है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है। तो एक तरह से फ्री फॉर ऑल हो गया है। पार्टी में हाईकमान तो है, लेकिन उसके पास वो न तो हाई रह गया है, न उसके पास कोई कमान रह गई है। कोई उसकी सुनने को तैयार नहीं है, और वो अपने मन की कराना चाहते हैं, जो कि हो नहीं पा रहा है। तो दोनों के बीच में पार्टी झूल रही है। छत्तीसगढ़ जैसा राज्य जहां 3/4 बहुमत आया है सरकार का, वहां सरकार अस्थिर विपक्ष नहीं कर रहा है, बल्कि कहें कि 2 ही दल हैं, कांग्रेस और बीजेपी मुख्य रूप से। वहां विपक्षी दल की कोई भूमिका नहीं है भूपेश बघेल सरकार को अस्थिर करने में, लेकिन वो सरकार अस्थिर है। मुख्यमंत्री दौड़ रहे हैं, दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। टीएस सिंहदेव जो कह रहे हैं कि भाई टीम में जो भी सदस्य होता है, जो भी खिलाड़ी होता है, उसकी कप्तान बनने की महत्वाकांक्षा होती है, तो मेरी भी है। तो बताए तो हाईकमान की ये 2.5 साल का फॉर्मूला बना था, और उसको माना था कि नहीं माना था? अगर माना था तो उसको लागू कराइए, अगर नहीं माना था तो वो कहिए। लेकिन दोनों में से कोई बात कहने की स्थिति में नहीं है कांग्रेस। तो कांग्रेस पार्टी की ये स्थिति लोगों ने नहीं बनाई है, मतदाताओं ने जो किया है उससे ज़्यादा नुकसान पार्टी का हाईकमान, शीर्ष नेतृत्व खुद कर रहा है। बार बार मैं कई वीडियो में कह चुका हूं, अपने लेखों में भी कह चुका हूं कि कांग्रेस के लोग, जो लोग कांग्रेस पार्टी में अपना राजनीतिक भविष्य देखना चाहते हैं, उनको ये तय करना पड़ेगा कि उनको इस परिवार के साथ सती होना है या इस परिवार के बिना आगे की राजनीति चलानी है। ये फैसला जब तक कांग्रेस के दूसरी तीसरी पीढ़ी के नेता और कार्यकर्ता नहीं करेंगे, तब तक कांग्रेस की यही स्थिति होगी। और एक दिन ऐसा आ सकता है कि जब आप इसको सुधारना चाहेंगे और ये सुधर नहीं पाएगी। लगभग उस स्थिति को पहुंच रही है कांग्रेस। कांग्रेस का राजनीतिक पार्टी के रूप में कोई भविष्य नहीं है, उसका अतीत बड़ा सुनहरा है, वर्तमान बहुत बुरा है, और भविष्य तो और भी खराब होने वाला है। तो अब ये तो कांग्रेस पार्टी के लोगों को तय करना है कि उन्हें कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। लेकिन एक बात तो समझ में आ रही है कि कांग्रेस में न नेता है, न नीति है, न नेतृत्व है, और इसके बिना कोई राजनीतिक दल दुनिया में कहीं भी किसी भी डेमोक्रेसी में नहीं चल सकता। तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। हाँ, कल रविवार है। पहले मैंने वादा किया था कि इस बारे में वीडियो बनाऊंगा,
तो पिछले हफ्ते मैंने बताया था कि कैसे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। पहले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पार्टी अध्यक्ष के रूप में बने, फिर प्रधानमंत्री। रविवार को इस रविवार को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, कैसे कैसे उनको रोकने की कोशिश हुई, किन लोगों ने रोकने की कोशिश की, कौन समर्थन में था, कौन विरोध में था, और आखिरकार कैसे फैसला हुआ। इन सब बातों के बारे में विस्तार से बताऊंगा रविवार को दोपहर 12 बजे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।